हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कुछ इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं कोई काम प्रेजेंट टाइम में अकस्मात शुरू हो जाता है, इस बात को हम दिखा रहे हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझें। वह शिक्षक को क्लास में आते देखकर पढ़ने लगता है। वैसे पढ़ता नहीं है, जब शिक्षक को देखता है कि क्लास में आ रहे हैं तब वो पढ़ने लगता है, अकस्मात शुरू कर देता है पढ़ने का काम। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सीइंग द टीचर कमिंग टू द क्लास ही बिगिंस टू रीड। वह शिक्षक को क्लास में आते देखकर पढ़ने लगता है। शिक्षक को क्लास में आते देखकर वो पढ़ने लगता है। वो पढ़ने लगता है, पढ़ने का काम शुरू कर देता है। उसको कैसे हमने इंग्लिश में बताया? ही बिगिंस का प्रयोग किए। ये बिगिंस का प्रयोग करने, ये वर्ब मेन वर्ब हुआ। इसके बाद क्या होता है कि इन्फिनेटिव वर्ब का ही प्रयोग करना पड़ता है। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब टू प्लस V1, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगाते हैं। पढ़ना इसका अर्थ हुआ, तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। बिगिंस का प्रयोग करेंगे तो इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसी बात को बिगिंस के बदले स्टार्ट्स का भी प्रयोग करके हम इसी अर्थ को दिखा सकते हैं। अर्थ में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन स्टार्ट्स का प्रयोग होगा तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म का ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। टू रीड के बदले रीडिंग हो जाएगा। जैसे कि यहां देखें, सीइंग द टीचर कमिंग टू द क्लास ही स्टार्ट्स रीडिंग। शिक्षक को क्लास में आते हुए देखकर वह पढ़ने लगता है। यहां भी वह पढ़ने लगता है। ही बिगिंस टू रीड। बिगिंस के बाद इन्फिनेटिव वर्ब आएगा। बिगिंस की जगह यदि स्टार्ट का प्रयोग करेंगे, ही स्टार्ट्स, तब यहाँ आईएनजी फॉर्म, जीरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। ही स्टार्ट्स रीडिंग। ये स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना फर्क होगा, लेकिन अर्थ में कोई भी फर्क नहीं होगा। अर्थ एग्जैक्टली सेम होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ले। बसंत ऋतु में फूल खिलने लगते हैं। बसंत ऋतु आते ही फूल खिलने लगते हैं। अकस्मात फूल खिलने का काम शुरू हो जाता है। इसको कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे? इन द स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स बिगिन टू ब्लूम। बिगिन का प्रयोग किए। यहाँ फ्लावर्स सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ बिगिन होगा, यस नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही यस लगेगा। ही सी इट में यस लगेगा, बाकी में सब में यस नहीं लगेगा। फ्लावर्स बिगिन टू ब्लूम। बसंत ऋतु में फूल खिलने लगते हैं। इसी बात को बिगिन के बदले स्टार्ट रख के भी हम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट रखने के बाद क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। बिगिन के साथ इन्फिनेटिव टू प्लस V1, स्टार्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में सिर्फ फर्क आएगा, अर्थ में कोई फर्क नहीं आएगा। इक्वल टू इन द स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स स्टार्ट ब्लूमिंग। इन द स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स स्टार्ट ब्लूमिंग। बसंत ऋतु में फूल खिलने लगते हैं। ब्लूमिंग मतलब खिलने लगते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल लें। तीसरा एग्जाम्पल लें। उसके विचित्र व्यवहार से मुझे उस पर शंका होने लगता है। मतलब उसका व्यवहार विचित्र है, इसीलिए वो देखकर मुझे शंका होने लगता है, शंका होना शुरू हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सीइंग हिज ऑड बिहेवियर। ऑड बिहेवियर मतलब विचित्र व्यवहार को देखकर आई बिगिन टू डाउट हिम। मुझे उस पर शंका होने लगता है, मैं उस पर शंका करने लगता हूँ। आई बिगिन टू डाउट हिम। बिगिन का प्रयोग हुआ तो इसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब आएगा, टू डाउट। अब इसी बिगिन के बदले स्टार्ट रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ आईएनजी आ जाएगा। जैसे यहाँ देखें, इक्वल टू बराबर सीइंग, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है अर्थ के दृष्टिकोण से, इसीलिए मैंने इक्वल टू का प्रयोग किया है।
Seeing his odd behavior, उसके विचित्र व्यवहार को देखकर I start doubting him, मैं उस पर शंका करने लगता हूं, है ना। उसके विचित्र व्यवहार को देखकर मुझे उस पर शंका होने लगता है या मैं उस पर शंका करने लगता हूं। So I start doubting him. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्षा ऋतु में जोरों की बारिश होने लगती है। वर्षा ऋतु में अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। In the rainy season it begins to rain heavily. Heavily मतलब यहाँ जोर से पानी पड़ना, heavily। अब यहाँ begins का प्रयोग हुआ है, इसके बाद infinitive verb rain। वर्षा ऋतु में जोरों की बारिश होने लगती है। उसी को हम स्टार्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। In the rainy season it starts raining heavily. वर्षा ऋतु में जोरों की बारिश होने लगती है। यहाँ स्टार्ट्स आया इसलिए इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आया, यहाँ बिगिंस आया इसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आया, यही फर्क है। बाकी अर्थ, दोनों सेंटेंस के अर्थ में कोई फर्क नहीं है। दे आर एग्जैक्टली द सेम इन मीनिंग। अब एक और एग्जाम्पल लें। कभी कभी वह जोर से चिल्लाने लगता है। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, अकस्मात जोर से चिल्लाने लगता है। समटाइम्स ही बिगिंस टू शाउट, या बिगिंस है इन्फिनिटिव वर्ब, टू शाउट लाउडली। कभी कभी वह जोर से, लाउडली जोर से चिल्लाने लगता है, बिगिंस। इसी का हम स्टार्ट के साथ भी कर सकते हैं। समटाइम्स ही स्टार्ट्स शाउटिंग लाउडली, कभी कभी वह जोर से चिल्लाने लगता है। समटाइम्स ही स्टार्ट्स शाउटिंग लाउडली। अब यहाँ कुछ बात ध्यान में रख ले। समटाइम्स जब ऐसा लिखा जाए, समटाइम्स, यहाँ यस लगेगा और दोनों जोड़ कर, सबको जोड़ कर लिखा जाए। समटाइम्स को जोड़ कर लिखा जाए और यस के साथ लिखा जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? कभी कभी। सम टाइम, यहाँ यस नहीं है, दोनों को अलग अलग लिखें, सम को अलग, टाइम को अलग, यहाँ यस भी नहीं है, तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कुछ समय। जैसे कि इसको सेंटेंस में देख सकते हैं, ही रिटर्न्ड आफ्टर सम टाइम। ये सम टाइम क्या हुआ? कुछ समय, कुछ समय के बाद वह लौट गया। ही रिटर्न्ड आफ्टर सम टाइम। या सम टाइम क्या हुआ? कुछ समय, अलग अलग, यस भी नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखें। तीसरा जो है उसमें क्या होगा? सम टाइम को जोड़ कर लिख देना। यहाँ अलग अलग था, इसको अब जोड़ के लिखेंगे। जोड़ के लिखेंगे तो इसका अर्थ फिर चेंज हो जाएगा। कभी न कभी, है ना, कभी न कभी हो जाएगा। जैसे कि कभी न कभी, जैसे कि एग्जाम्पल से इसे समझे, आई विल सर्टनली मीट यू sometime, ये जोड़ के लिखा गया, sometime during the winter vacation। जाड़े की छुट्टी में, जाड़े की छुट्टी के दरमियान मैं तुमसे कभी न कभी, कभी न कभी, sometime जोड़ के लिखा है, उसका अर्थ क्या हुआ? कभी न कभी जरूर मिलूंगा। जरूर, certainly का मतलब जरूर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।